हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने अच्छे से कवर कर लिया। आई नो कि 2-3 दिन का गैप हो गया पार्ट 2 में, बट आप अच्छे से फर्स्ट पार्ट कवर कर दो एंड देन पार्ट 2 पे आ जाना। बिकॉज पार्ट 1 में हम लोग ने पूरा बेसिक सीखा है। जो फर्स्ट तो हम लोग ने पूरा पीरियोडिक टेबल सीखा, हर ब्लॉक को हम लोग ने डिटेल में समझा, हर ब्लॉक का जो पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो अच्छे से समझा, करेक्ट। एंड देन हम लोग ने कैसे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर सब ढूंढना है वो देखा। जब एटॉमिक नंबर दिया है तभी कैसे ढूंढना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो कैसे ढूंढना है, ये सब हम लोग ने अच्छे से देखा, करेक्ट। तो अभी हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अभी जो हाफ चैप्टर जितना बचा है वो पूरा अभी हम लोग इधर कवर करेंगे। एंड फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट से। देन विल टॉक अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ जाता है, एटॉमिक साइज आ जाता है, ये अपना आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लास्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन सब के फैक्टर्स अफेक्टिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। देन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में एंड विल एंड द चैप्टर। सो विल स्टार्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, और इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके बीच में होता है, इट इज़ अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। अभी समझो हम लोग ने एक इधर टेस्ट इलेक्ट्रॉन लिया, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने फॉर एग्जांपल उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने देखा तो इधर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, ये वाले के साथ लग रहा था। तो वही चीज़ है हुआ ना, रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इधर और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसका रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, बट जो न्यूक्लियस है उसके साथ उसका अट्रैक्टिव फोर्स भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसके न्यूक्लियस और वो आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग टोटल अट्रैक्टिव फोर्स बोल देंगे। एंड इसको हम लोग बोल देंगे सिग्मा को टोटल रिपल्सिव फोर्स। ओके, अभी हम लोग को ये समझा कि जब न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है तो उसको अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है उसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोल देंगे। बट अभी हम लोग को जो टोटल नेट न्यूक्लियर चार्ज चाहिए वो कैसे ढूंढेंगे? जब हम इन दोनों फोर्स को ये कर देंगे, ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब अभी अट्रैक्टिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स होता तो ऐड होता, इधर एक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड अदर फोर्स इज रिपल्सिव, तो अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव करेंगे तभी हम लोग को टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा, करेक्ट। तो हम लोग ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए क्या होता है, रिमेनिंग फोर्स ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं जेड इफेक्टिव करके, रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर शील्डिंग ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल अट्रैक्शन फोर्स कितना रहेगा जब हम लोग शील्डिंग इफेक्ट को निकाल देंगे तभी। तो यही हुआ ना, टोटल अट्रैक्टिव माइनस टोटल रिपल्सिव। तो वैसे लिखा तो जेड इफेक्टिव आ गया, जेड माइनस सिग्मा। तो जब सिग्मा कम रहेगा तो जेड इफेक्टिव अपने आप बढ़ जाएगा। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे? अभी सिग्मा क्या है? रिपल्सिव चार्ज, रिपल्सिव फोर्स। अगर रिपल्सिव फोर्स ही बहुत कम है देन ऑफकोर्स जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। इधर देखो सिग्मा इज दिस, नेगेटिव में आएगा ना वो सिग्मा है, क्योंकि टोटल अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा ही होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के। बट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो उसके वजह से जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो डिपेंड करेगा। बट जब जो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स ही बहुत कम है देन हम लोग बोल सकते हैं ना उसका न्यूक्लियर और उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ज़्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव तभी इंक्रीज हो जाएगा, कभी? जब हमारा रिपल्सिव फोर्स यानी कि सिग्मा यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कम होगा देन हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, वही एक इधर सेंटेंस है, देखो, greater the number of shells between the nucleus and valence electrons, lesser will be the electron nucleus attraction। अभी बहुत सारे शेल्स है, समझो 5 शेल्स है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एक ही शेल है, एंड दूसरा है ये न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है उसके पास बहुत शेल्स है एंड इधर इलेक्ट्रॉन है। तो अभी
इधर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ये है जेड अट्रैक्टिव फोर्स, वो ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा। इधर जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में तो कम ही रहेगा, करेक्ट। बट जो शील्डिंग इफेक्ट है इसमें तो होगा ही नहीं। देखो इधर कोई शेल्स ही नहीं है बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली न्यूक्लियस और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टैक्ट में है, तो इसके बीच में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो है ही नहीं। इसका मतलब इधर रिपल्सिव फोर्स यानी कि शील्डिंग इफेक्ट लगेगा ही नहीं। बट इधर देखो, इधर दो शेल्स बीच में है, तो इन दोनों पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वजह से कुछ शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, तो इधर शील्डिंग इफेक्ट तो आ जाएगा। इधर शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम, मतलब इक्वल टू 0, इधर शील्डिंग इफेक्ट कुछ ज्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इसमें ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? हम लोग क्या करते हैं जेड इफेक्टिव के लिए, टोटल अट्रैक्टिव फोर्स माइनस टोटल रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, जेड माइनस रिपल्सिव फोर्स, माइनस रिपल्सिव फोर्स। अभी रिपल्सिव फोर्स कम है तो ऑफकोर्स जो ये आंसर आएगा तो जेड इफेक्टिव का क्या आ जाएगा, ज्यादा, करेक्ट। बट इसमें ऑलरेडी जो जेड इफेक्ट टोटल अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम है, एंड जो रिपल्सिव फोर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस वाला केस। इसमें दोनों फोर्स अच्छे से लग रहा है, तो जो जेड इफेक्टिव होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा विद कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, करेक्ट। तो वही चीज इधर लिखा है, जितना नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम होने के वजह से जो शेल्स के बीच में जो शेल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एंड जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, उसके वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो जो टोटल अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग ने इधर इतना ही बात किया, इसका हम लोग क्यों ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, टोटल न्यूक्लियर चार्ज पढ़ रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें इन पे ही डिपेंड होके उनका प्रॉपर्टीज बनता है। लाइक रेडियस भी इस पे डिपेंड होता है, अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सब इस पे ही डिपेंड होता है, इसलिए हम लोग को ये सब जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग ने बात किया इस शेल्स के लिए शील्डिंग इफेक्ट, अभी हम लोग बात करेंगे सब शेल्स के लिए शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अभी एक सब शेल, फर्स्ट सब शेल में 1s सब शेल होगा, सेकेंड शेल में 2s 2p सब शेल होगा, थर्ड शेल में 3s 3p 3d, ये तीनों सब शेल होगा, वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, करेक्ट। तो अभी सब शेल्स में शील्डिंग इफेक्ट कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। अभी फर्स्ट जो सब शेल है अपना एस सब शेल, एस सब शेल बहुत क्लोज होता है न्यूक्लियस के, करेक्ट। तो जो न्यूक्लियस और वो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा, करेक्ट। उनके बीच का जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना उनका और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, बराबर। एंड जो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनके वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उनमें रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, करेक्ट। इसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि इस सब शेल में बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, बिकॉज उनके बीच का न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन इज बहुत ज्यादा, उसके वजह से जो रिपल्शन क्रिएट होता है उनके बीच, उन इस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही पी सब शेल एस सब शेल के बाद आएगा, फिर डी सब शेल एंड देन एफ सब शेल। तो एस एंड पी का हम लोग बोल सकते हैं कि उनमें थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरेटिव ऑफ डी एंड एफ सब शेल। तो ये ट्रेंड हम लोग को याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सो याद रख लो प्लीज। अभी हम लोग बात करेंगे अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप में कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क करेगा। अलोंग द पीरियड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी सब एलिमेंट्स है वो सेम शेल वाले, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, करेक्ट। तो अलोंग द पीरियड जब n कांस्टेंट है तो हम लोग z इफेक्ट, n कांस्टेंट है, करेक्ट। n कांस्टेंट है मतलब अभी इधर s का इलेक्ट्रॉन भर रहा है, देन p का इलेक्ट्रॉन भरेगा एंड देन d का भरेगा, करेक्ट। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, पहले S में ज्यादा होगा, देन P में कम एंड देन D में कम, करेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के वजह से जो Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग ये ऐसे याद रख सकते हैं, सो ये याद ही रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डाउन द ग्रुप में तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाता है। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाएगा तो न्यूक्लियस एंड जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, तो Z इफेक्टिव डिक्रीज होता जाएगा।
जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो जो अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज, वो उसके बारे में हम लोग नीचे बात करेंगे। बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के वजह से जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो डिक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज बहुत सारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जो रिपल्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, करेक्ट। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, जो मेनली जो हमारा जेड इफेक्टिव जो डिक्रीज होता है ना वो सेकेंड से थर्ड पीरियड में आने तक, थर्ड के बाद है ना इट इज़ नियरली कांस्टेंट के हिसाब से ही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता डिक्रीज होने में, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सॉरी। अभी हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज हैविंग अ रेगुलर ट्रेंड अलोंग अ ग्रुप और पीरियड आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप के या एक पीरियड के अलोंग जो प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे एक पीरियोडिक टेबल में, उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, करेक्ट। अभी कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन डिटेल। एंड देन हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स एंड फिर क्वेश्चंस एंड वी आर कंप्लीट। सो अभी हमारा थोड़ा ही पार्ट बचा है। सो एटॉमिक साइज क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं ये एटॉमिक रेडियाई भी हुआ। क्या बोल रहा है, जो न्यूक्लियस है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस, ये तो रेडियाई हो गया। तो इसको हम लोग एटॉमिक साइज कैसे ढूंढते, रेडियाई 2πr कर देंगे तो हम लोग बेसिकली एटॉमिक रेडियाई ही ढूंढते। तो एटॉमिक रेडियाई भी लिख के आ सकता है, एटॉमिक साइज भी लिख के आ सकता है। सो दोनों का मतलब ही सेम। अभी एक एटम का आप एग्जैक्ट रेडियाई निकाल सकते हो क्या, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो क्योंकि बिकॉज एटम डू नॉट हैव ए डिफाइनाइट बाउंड्रीज, और हम लोग को प्रॉपरली दिखता भी नहीं है, करेक्ट। तो हम लोग है ना टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई ढूंढते, मतलब हम लोग अलग अलग तरीकों से रेडियाई ढूंढते हैं। बेसिकली हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ढूंढते, बट क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग ढूंढ सकते हैं विद दिस टाइप्स, ओके। सो फर्स्ट टाइप इज कोवेलेंट रेडियाई। ये क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्डेड थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। जब हम लोग होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दोनों एक ही एटम हो, उनका साइज ऑफ कोर्स सेम हो, होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग उन दोनों को बॉन्ड में लाएंगे, जैसे ऐसे इधर ऐसा बॉन्ड बना इधर, करेक्ट, तो ये बॉन्ड में आने के वजह से हम लोग ये जो उनके सेंटर से बॉन्ड हुआ, उधर से सेंटर से इनके न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस ढूंढेंगे उसको हम लोग कोवेलेंट रेडियाई बोल देंगे। ऑफ कोर्स कोवेलेंट रेडियाई एक्चुअल रेडियाई से ये वाला पार्ट कम हो जाएगा, इसलिए कम होगा, छोटा होगा एक्चुअल रेडियाई से, बट हम लोग क्लोज टू द एक्चुअल रेडियाई ढूंढ सकते विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग इस एटम का इस एटम का हम लोग ने कोवेलेंट रेडियाई निकाला, तो इस एटम का फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोवेलेंट रेडियाई निकल सकता है, नहीं निकल सकता, बिकॉज ये हेटेरो एटॉमिक है, मतलब दोनों एटम्स जो है वो अलग है, दोनों एटम्स सेम होने चाहिए, उनको ही हम लोग होमो एटॉमिक बोलते हैं, ओके। दोनों एटम जो है उनका नेचर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उनका कोवेलेंट रेडियाई निकाल सकते हैं। कोवेलेंट रेडियाई हमेशा एक्चुअल रेडियाई से कम ही आएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई क्या है, जब इट इज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मेटेलिक लैटिस। अभी एक मेटल में, मतलब सॉलिड बोल सकते हो, उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो ऐसा क्लोज होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड नहीं होता, बट वो एकदम भी एक दूसरे को स्टिक करके रहते हैं, करेक्ट। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग बॉन्ड करते हैं एक बॉन्ड से, तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, बट मेटेलिक उसमें हम लोग एक मेटल शीट में देखेंगे तो एटम्स ऐसे रहेंगे, करेक्ट, बॉन्डेड भी नहीं रहेंगे, नॉन बॉन्डेड भी नहीं रहेंगे, एक दूसरे एटम से स्टिक रहेंगे फक्त ऐसे, करेक्ट। तो जब हम लोग ने उन दोनों के स्टिक पॉइंट से ऐसे देखा, उनके सेंटर पॉइंट से देखा, तो हम लोग को मेटेलिक रेडियाई मिल गया कुछ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटेलिक रेडियाई वो अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअल रेडियाई के इक्वल होगा, बिकॉज इधर कोई एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो वेस्ट भी नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोग इधर बोल सकते हैं कि मेटेलिक रेडियाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्चुअल रेडियाई। एंड मेटेलिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से,
करेक्ट, ये चीज़ तो हम लोग ने स्कूल में ही पढ़ा है। मेटेलिक बॉन्ड्स बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना। अभी हम लोग थर्ड आयनिक रेडियाई के बारे में बात कर रहे हैं। होप सो आपको ये समझ रहा है कि हम लोग ये टाइप्स ऑफ रेडियाई क्यों पढ़ रहे। मतलब अभी जब हम लोग एक्चुअल एटम का रेडियाई नहीं ढूंढ सकते, करेक्ट, तो हम लोग उनका रेडियाई ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ उनके बॉन्ड्स के। मतलब अभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जो एटम के बीच में, तो हम लोग उनका जो रेडियाई ढूंढेंगे तो हम लोग उनको नाम दे देते हैं कोवेलेंट रेडियाई, करेक्ट। वैसे ही जब हम लोग एक मेटेलिक कुछ एटम है उसका हमें रेडियाई ढूंढना है, तो मेटेलिक रॉड या कुछ भी रहेगा उसमें एटम्स कैसे प्लेस्ड होंगे, लाइक दिस, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन होंगे, बॉन्ड नहीं क्रिएट होगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, बस जस्ट जॉइंट होंगे, करेक्ट। तो तब हम लोग उनका जो रेडियाई ढूंढेंगे उसको मेटेलिक रेडियाई बोलेंगे। मतलब वो जिस टाइप के सिचुएशन में, जिस बॉन्ड में प्रेजेंट है, हम लोग उस बॉन्ड के हेल्प से उनका रेडियाई ढूंढेंगे, इसलिए हम लोग ने नाम दे दिया कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई। वैसे आयनिक बॉन्ड में प्रेजेंट होगा तो आयनिक रेडियाई, करेक्ट। आयनिक रेडिया का डेफिनेशन पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मतलब क्या, वही चीज सब में लिखा है कि सेंटर से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो रहेगा वही रेडिया है, बट इसमें एक चीज चेंज हो जाता है, इस रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कैटायन एंड एनायन दोनों जब ज्वाइन होंगे तब आयनिक बॉन्ड बनेगा, करेक्ट। तो हम लोग रेडियस ऑफ आयन एंड रेडियस ऑफ कैटायन थोड़ा दोनों डिफरेंट वे में हम लोग ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो, जब कैटायन का बात होगा तो हम लोग ने एक एटम लिया सोडियम एटम, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। देन हम लोग कैटायन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हम लोग को Na+ मिल गया, करेक्ट। Na+ मिल गया मतलब ये जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन चला गया और हम लोग को ये कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, करेक्ट। तो अभी इस कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं क्या इनके रेडियाई पे चेंज आया? हाँ आया। देखो इधर जब 3s1 था तो उनके पास नंबर ऑफ शेल्स कितना था, 3, बट जब हम लोग ने 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिया तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे आ जाएगा, तो Na+ एटम का जो हमारा नंबर ऑफ शेल्स है वो हो जाएगा 2। तो हम लोग बोल सकते हैं जब नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज होगा तो उनका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जो R+ एटम, R+ कैटायन होगा वो एक्चुअल रेडियस जो होगा एटम से उससे कम होगा, करेक्ट। ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ही अभी जब हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ एनायन में, Cl एटम लिया, Cl एटम में हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो आयनिक बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना, एक लूज करेगा दूसरा उसको गेन करेगा, तभी हम लोग एक आयनिक बॉन्ड बना सकते। तो अभी वही आयनिक बॉन्ड को हम लोग दोनों एटम्स के थ्रू देख रहे, करेक्ट। तो एटम्स के थ्रू देखा तो हम लोग इधर देख पा रहे कि Cl- बन जाएगा। Cl- मतलब इधर जो 5th इलेक्ट्रॉन के जगह पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अभी एक पीरियड में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इनके बीच का वो डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या एनायन का जो साइज है वो एक्चुअल साइज से बड़ा होगा, बोल सकते हैं ये चीज़, करेक्ट। वैसे अभी ये बात करते हैं ड्यू टू यही चीज़ जो मैंने ओरली बताया उसको हम लोग ने लिखा भी है, तो बात करो। ड्यू टू लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, प्रोटॉन्स बढ़ गया इलेक्ट्रॉन से, करेक्ट। तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, करेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो पूरे को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, तो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज डिक्रीज ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इधर बोल सकते हैं Z इफेक्टिव जब इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। वैसे ही जब हम लोग ये एनायन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो उसका Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, तो Z इफेक्टिव कम हो रहा है मतलब साइज इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज Z इफेक्टिव, साइज विल बी इंक्रीज्ड, ओके। अभी हम लोग ये ना क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन नीट में पूछते हैं, टेस्ट पेपर्स में आते हैं इस टॉपिक पे। तो इसको अरेंज करना है इसके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई में। अभी
हम लोग बात करते हैं Mgm2+ का। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके पास 2 निकलने के बाद 10 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन्स बढ़ गया। प्रोटॉन्स बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब न्यूक्लियर प्रोटॉन्स बढ़ गया। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वो इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। तो Mg2+ का साइज सबसे छोटा हो सकता है। देखते, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, लॉस। ओके। फिर हम लोग Na+ का बात करते हैं। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो साइज में जो चेंज आया रहेगा वो थोड़ा कम चेंज आया रहेगा देन Mgm2+ के कंपैरिजन में। करेक्ट। वैसे ही O2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, F- में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसका मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट के वजह से जो रिपल्शन क्रिएट हो रहा था वो ज़्यादा होगा। करेक्ट। और F- में 1 ही इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से थोड़ा कम रिपल्शन होगा इन कंपैरिजन टू O2-। करेक्ट। तो अभी O2- और F- में किसका साइज बड़ा होगा? ऑफकोर्स O2- का, बिकॉज रिपल्शन ज़्यादा है। एंड Mg2+ एंड Na+ में किसका साइज ज़्यादा होगा? ऑफकोर्स Na+ का, बिकॉज इधर सॉरी Mg2+ और Na+ में किसका साइज बड़ा होगा? ऑफकोर्स Na+ का, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम लगेगा, तो साइज में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। बट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके वजह से साइज बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों। करेक्ट। तो अभी हम लोग को पता है सबसे ज़्यादा O2- का होगा, फिर F- का होगा साइज। करेक्ट। फिर क्या, Na+ का बोल सकते होगा, एंड देन Mg2+ का। सो जो O2- एंड अपना जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, तभी हमेशा हमारा जो एक्चुअल चार्ज है, एक्चुअल रेडिया है, उससे इंक्रीज होगा साइज। देखो इधर भी वही चीज़ लिखा है। जब एनायन, रेडियस ऑफ एनायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, करेक्ट, तो क्या हो जा रहा है, जो एक्चुअल साइज से जो एनायन का साइज है वो इंक्रीज रहेगा। तो हम लोग को ये चीज़ तो इधर से ही समझ गया कि जब इलेक्ट्रॉन निकला एंड इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, उसमें जो ऐड हुआ उन वालों का साइज ज़्यादा रहेगा। तो ऑफकोर्स O2- एंड F- वाले पहले आ जाएंगे, एंड देन Na+ एंड Mg2+ होंगे। करेक्ट। और फिर हम लोग ने Mg2+ एंड Na+ में किसका ज़्यादा होगा वो देखा साइज, एंड देन O2- एंड F- में किसका ज़्यादा होगा वो देखा साइज। करेक्ट। एंड देन हम लोग को पूरा ये ऑर्डर मिल गया। एम आई राइट? तो है ना, अभी ये आप हर क्वेश्चन में इतना सोच नहीं सकते, तो हम लोग क्या ट्रिक लगाते पता है? अभी हमारे पास R3+, R-3, R2+, R+, R-2, R-। तो इसमें हम लोग क्या, हमेशा जो एक्चुअल रेडिया है वो बीच में रहेगा। एक्चुअल रेडिया से बड़े होंगे वो नेगेटिव वाले, एंड छोटे होंगे वो पॉजिटिव वाले। साइंस, पॉजिटिव साइंस के बारे में, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो अभी हम लोग को ऊपर वाले क्वेश्चन से ये तो समझा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं R3- का साइज सबसे ज़्यादा, देन R2-, देन R-। वैसे ही साइज छोटा होता जाएगा, फिर R+, R2+ एंड R3+। तो हमेशा ऐसे याद रखना, ये नंबर्स देख के आप इजीली कर सकते हो। नेगेटिव एनायन जब ऐड होगा इलेक्ट्रॉन तभी बिगर से, मतलब जो जिसका जितना ज़्यादा लॉस उसका साइज उतना बड़ा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड उसका उतना साइज बड़ा। एंड फॉर कैटायंस जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम उसका साइज सबसे बड़ा। ओके, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग आते हैं 4th टाइप ऑफ रेडियस पे, वंडरवॉल्स रेडियस। इट इज़ अ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स। अभी ये वाला चीज़ है ना, मोस्टली इनर्ट गैसेस के लिए यूज़ होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि वही नॉन बॉन्डेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो इनर्ट गैसेस होंगे वही नॉन बॉन्डेड होंगे, क्योंकि उनको बॉन्ड बनाने का ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी जब सब शेल्स कंप्लीट है, करेक्ट। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर इनर्ट गैसेस एंड नॉर्मल गैसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यूज्ड फॉर इनर्ट गैसेस ओनली, इनर्ट गैसेस के लिए मोस्टली यूज होता है। सो इसमें जो रेडिया आएगा ना आरवी, वो ज़्यादा होगा एक्चुअल रेडिया से, ये याद रखना। हीलियम एग्जाम्पल लिया है, हीलियम इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस। वैसे ही वंडरवॉल फोर्स हम लोग है ना सॉलिड स्टेट में अच्छे से मेजर कर पाएंगे। अभी सॉलिड स्टेट में कैसे, जब दो और दो अलग अलग एटम्स बॉन्डेड रहेंगे, ऐसे इधर बॉन्डेड है Cl एंड Cl का, तो उन Cl2 एंड Cl2 है दोनों, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हैगा ना, उससे हम लोग वंडरवॉल रेडिया निकाल सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सॉलिड स्टेट, इट विल हैव लीस्ट इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, करेक्ट। तो अभी हम लोग, आपको इन सब में याद क्या रखना है, अभी सब टाइप्स में आपको आयनिक रेडिया सबसे अच्छे से याद रखना है, बिकॉज उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देन कोवेलेंट रेडिया, उसमें क्या होमो एटॉमिक न्यूक्लियर रहेगा दोनों, एंड वो जब बॉन्ड हो जाएगा तभी उनके बीच का हम लोग रेडिया निकालेंगे, जो कि एक्चुअल रेडिया से कम होगा। सेकेंड, मेटेलिक रेडिया, मेटेलिक रेडिया का भी हम लोग मेटल्स में, हम लोग को मेटल्स के एटम का रेडिया चेक करना है, तो वो दोनों एटम बॉन्डेड नहीं होगा कंप्लीटली, बट नॉन बॉन्डेड भी नहीं होगा, वो ज्वाइन होगा एक दूसरे से, उनका रेडिया ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल रेडिया के इक्वल आएगा। आयनिक रेडिया है तो आपको पूरा अच्छे से याद ही रखना है क्या क्या चीज़ें हैं। रेडियस ऑफ एनायन, कैटायन, एनायन का रेडियस ज़्यादा रहेगा देन नॉर्मल एटम, एंड देन कैटायन का उससे कम रहेगा। फिर आ गया वंडरवॉल्स रेडियस, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या करना है, ये क्या है, कुछ समझ नहीं रहा है। बस इसमें इतना याद रखो, ये मेनली इनर्ट गैसेस के लिए यूज होता है जो नॉन बॉन्डेड होंगे। जो गैसेस नॉर्मल क्वेश्चन में भी दिया है कि नॉन बॉन्डेड दो गैस है, उनके बीच का हम लोग को ढूंढना है, तो डायरेक्टली आप वंडरवॉल फोर्स यूज कर सकते हो। नॉन बॉन्डेड वर्ड आ गया ना, देन वंडरवॉल फोर्स ही यूज होगा, वंडरवॉल रेडियस ही यूज होगा। सो एंड मोस्टली ये हम लोग यूज करते हैं इनर्ट गैसेस के लिए, इसलिए इधर ऐसे लिखा है। देन जब सॉलिड स्टेट में हम लोग को चेक करना है तो जब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम रहेगा तभी हम चेक कर सकते हैं वंडरवॉल रेडियस से। ओके, सो अभी हम लोग ये एक याद रखना है कि वंडरवॉल रेडियस एक्चुअल रेडियस से ज़्यादा होगा, करेक्ट, क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड है, उनके बीच में देखो ये जो डिस्टेंस है वो भी आ जाएगा रेडियाई में, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, वंडरवॉल रेडिया सबसे ज़्यादा होगा, देन मेटालिक रेडिया एंड देन कोवेलेंट रेडिया, बोल सकते हैं ये चीज़। तो ये याद रखना है, रट्टा रट्टा मीन्स कंसेप्ट हम लोग ने समझ लिया, बट ये भी चीज़ याद रखना है। सो अभी हम लोग है ना साइज के बारे में, हम लोग ने रेडिया कैसे ढूंढना है वो सब समझ लिया, बट अलोंग द पीरियोडिक टेबल कैसे ट्रेंड चलेगा वो देखते हैं। लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड क्या होगा, हमारा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, करेक्ट, ऊपर ही पड़ा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होगा, करेक्ट, ये चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया है। फिर डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आउटर एंड न्यूक्लियस के बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे बीच में, तो उनके वजह से रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, उसके वजह से जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कम हुआ इसका मतलब क्या, साइज इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये चीज़ पता है, हम लोग को ऊपर भी डिस्कस किया था। और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है हर उसमें, तो साइज तो इंक्रीज होगा ही, तो दोनों तरीकों से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज, लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज। अभी इन सब में ना थोड़ा सब पीरियड्स ले लो, एक दो पीरियड्स में थोड़ा चेंजेस आता है साइज के बेसिस पे, बट अभी हम लोग जो समझने वाले हैं वो इज ओनली ऊपर ऊपर का बात, फॉर अ नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड के लिए समझ रहे, तो है ना। अभी बहुत जन आपको है ना साथ में पीछे आगे के चैप्टर्स का भी सब सिखाते जाएंगे, बट हम लोग वो कवर नहीं करने वाले अभी, वो चीज़ें हम लोग तब भी कवर करेंगे, बिकॉज तभी उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड हम लोग इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही करते ताकि अच्छे से याद रहे, करेक्ट।
तो इसके वजह से हम लोग तब भी वो चीज़ सीखेंगे। अभी आप टेंशन मत लो, आपका टेस्ट पेपर्स में वगैरह वो चीज़ नहीं पूछते वो लोग, क्लास वाले भी, कि आगे का चीज़ें कुछ पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो अपना अभी थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी में है उतना ही पूछेंगे वो लोग। सो अभी हम लोग आगे बात करते। तो अभी हम लोग हर ग्रुप वाइज, हर पीरियड वाइज हम लोग साइज नहीं देखने बैठने वाले, बिकॉज वो हम लोग आगे करेंगे ही अच्छे से। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडिया, नंबर ऑफ शेल्स जैसे इंक्रीज होगा साइज इंक्रीज होगा, करेक्ट, वो हम लोग देख सकते हैं डाउन द ग्रुप। फिर जेड इफेक्टिव जैसे इंक्रीज होगा साइज डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ मतलब न्यूक्लियर एंड वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो साइज अपने कम हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जैसे एक बीच का इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ गया तो वो थोड़ा डिस्टेंस में जाएंगे, तो उसके वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। सो एक क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग आगे नेक्स्ट उस पे जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडिया, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडिया किसका होगा। तो हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिया हम लोग ने देखा था वंडरवॉल फोर्स रेडिया जिसमें लगेगा उसका रेडिया सबसे बड़ा होता है, तो वो किसके लिए लगता है, इनर्ट गैस के लिए। तो ऑप्शन में चेक करते इनर्ट गैस है कि नहीं, बेरिलियम नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नियॉन, हाँ नियॉन इज अ बराबर, नियॉन चल सकता है, करेक्ट। अभी हम लोग को ट्रेंड के हिसाब से ऐसे दिखाना है कि रेडिया कैसे कैसे कम होता जा रहा है, तो क्या करेंगे। तो अभी मेटेलिक रेडिया है, बेरिलियम मेटल है, नाइट्रोजन मेटल है या ऑक्सीजन मेटल है। बेरिलियम मेटल है तो बेरिलियम का ये रहेगा, करेक्ट। अभी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल है, तो हम लोग इसका कैसे ढूंढेंगे। अभी इसका हम लोग देखो दोनों सेकेंड पीरियड में आते हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन आता है देन नाइट्रोजन आता है। तो ऑक्सीजन का साइज ऑफकोर्स छोटा, सॉरी ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइज छोटा हो जाएगा उसका ऑक्सीजन का विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। देखो इधर भी साइज डिक्रीज होता है आगे जाते जाते, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन लिख सकते हैं ये चीज। सो हम लोग को अभी ये पूरा ट्रेंड मिल गया, बट एक का ही पूछा है, देन नियॉन इज द करेक्ट आंसर। सो हम लोग ने एटॉमिक रेडिया अच्छे से समझ लिया। अभी हम समझेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एटम से, गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम से निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अभी आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या है, किलो जूल पर एटम और किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, करेक्ट। तो अभी आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं कैसे शो करेंगे। अभी हमारे पास एक गैसियस एटम है, उसको हम लोग ने कुछ एनर्जी दिया, तो क्या हो गया, एक्स कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन एक रिलीज हुआ, इसके वजह से इधर प्लस साइन आ गया, करेक्ट। तो जो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जो एनर्जी इधर लगा इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, एंड ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है, बट फॉर सम केसेस इट इज एंडोथर्मिक लाइक कैटायंस एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम। लाइक कैटायंस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है, करेक्ट। अभी उनमें हम लोग और इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा ना कि रिलीज होगा, करेक्ट। तो एंडोथर्मिक हो गया वो चीज़। एंड सेकेंड इज कंप्लीटली फिल्ड एटम्स लाइक नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इन सब में ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, तो कोई नहीं चाहेगा कि उनके पास से एक भी इलेक्ट्रॉन लूज हो, तो वो निकालने के लिए बहुत सारा एनर्जी हमें देना पड़ेगा, ना कि एटम रिलीज करेगा कुछ एनर्जी। इसके वजह से इधर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 100 में से 98% ऑफ टाइम्स इट इज एक्सोथर्मिक। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते। अभी जब हम लोग ने एक एटम लिया,
एम एटम लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, मतलब न्यूट्रल एटम है बोल सकते ये चीज़, करेक्ट। अभी हम लोग ने आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो M+ हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया इसका मतलब, करेक्ट। फिर हम लोग ने दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन और कम हो गया प्रोटॉन से। फिर थर्ड टाइम हम लोग ने और आयनाइजेशन एनर्जी दिया जिसको हम लोग ने IE3 किया, इधर IE2 एंड इधर IE1, तो M3+ बन गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, मतलब इधर प्रोटॉन से बहुत कम हो गए इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स कम होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज एंड जो प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स कम होता जा रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का Z इफेक्टिव बढ़ जा रहा है। Z इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, करेक्ट। अभी देखो जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो उसका साइज ऐसे ऐसे श्रिंक होता जाएगा, करेक्ट। अभी जब न्यूक्लियर और जो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है बहुत ज़्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन जो एनर्जी लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, करेक्ट। इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं जैसे जैसे Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होने की वजह से एटम श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होने के वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होने के वजह से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इज रियली इम्पॉसिबल, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, एंड जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इधर हमारे पास ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगा वो सबसे ज़्यादा होगा देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट, करेक्ट, ये चीज़ बोल सकते हैं। सो आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि हमने ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी दिया, इसमें से किस में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगा होगा, तो डायरेक्टली हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, करेक्ट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये देखो, इधर हमारे पास Cl एंड Cl+ है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इधर, तो आयनाइजेशन एनर्जी ये करने में लगेगा, करेक्ट। वैसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अभी सेकेंड इसमें देखो हम लोग को O से O+ जाना है एंड O+ से O2+ जाना है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कुछ लगेगा, फिर O+ से O2+ हो जाएगा तो और आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, तो इधर हम लोग बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1, करेक्ट, बोल सकते हैं ये चीज़। वही मैंने ऊपर बताया था, कैटायन से हम लोग को निकालना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, इसके वजह से इधर एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गैशियस एटम से, करेक्ट। अभी ऊपर एक चीज़ बहुत ध्यान देने का है कि ये गैसियस, आपको ना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देंगे पता है, X सॉलिड स्टेट, X+ इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये सॉलिड स्टेट आ गया तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इस पर लगेगा ही नहीं, मतलब ये थियोरी उस पर लगता ही नहीं है, सिर्फ गैसियस एटम के लिए ही लगता है। सो ये चीज़ ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वर्क करता है। अभी अक्रॉस द पीरियड हम लोग ने पढ़ा कि Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, करेक्ट। Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो श्रिंक होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा, करेक्ट। तो वही चीज़ इधर लिखा है, साइज डिक्रीज Z इफेक्टिव इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। वैसे डाउन द ग्रुप क्या चलेगा, साइज इंक्रीज होता है तो जो Z इफेक्टिव है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इज़ वेरी सिंपल, बहुत इजीली हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं आउटर शेल से, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो लगेगा वो बहुत कम लगेगा, करेक्ट। तो इधर वही चीज़ लिखा है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो अभी जब शेल्स बढ़ गया तो साइज बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है बहुत कम एनर्जी में। वही चीज़ इधर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड अलॉन्ग द पीरियड अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। सो अभी हम लोग एक एक चीज़ को और डिटेल में पढ़ते हैं। अक्रॉस द पीरियड हम लोग जब बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी
इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट चीज। तो जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रहा रहेगा। एटम्स का इलेक्ट्रॉन देना इज बहुत मतलब बहुत एनर्जी डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम होगा एटम्स का, करेक्ट, अक्रॉस द पीरियड जैसे आगे बढ़ेंगे, सही चीज। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था, हम लोग मेटल्स के लिए देखते हैं। मेटल्स का मेन टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं, बट अभी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा है अक्रॉस द पीरियड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट दे नहीं रहे अक्रॉस द पीरियड, जो एलिमेंट्स है वो फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा, करेक्ट, मेटेलिक नेचर कम होगा, करेक्ट, तो वहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। वही आगे पढ़ते, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी को ही रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। अभी हम लोग ने ही पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी डालेंगे तभी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो नॉर्मली इतना एनर्जी के बाद रिलीज हो गया तो उसका जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता जाएगा एंड तक आते आते, करेक्ट। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और समझेंगे। मतलब अभी देखो, रेड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग आर ऑपोजिट वाला प्रॉपर्टीज, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होता रहेगा, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और वैसे ही ऑपोजिट वाले प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग ने समझा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफकोर्स इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। वैसे ही डाउन द ग्रुप के लिए समझते, तो डाउन द ग्रुप जैसे शेल्स इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रहा है, करेक्ट। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटालिक डिक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो हम लोग बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फास्टली लूज हो पाएगा, करेक्ट, बोल सकते हैं ये चीज़। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा। अभी ये ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग हम लोग और डिटेल में रिडॉक्स में पढ़ते हैं। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस आ सकता है कि पूछेंगे कि बताओ कि कौन सा कंडीशंस में अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वर्क करेगा, तो आपको ऐसा ऑप्शंस दे देंगे अलोंग द पीरियड के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। तो अभी हम लोग को समझ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस इज द रॉन्ग आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब अभी के लिए आपको सब रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपको शायद क्लियर ना हो, बट आगे आगे रिडॉक्स तक जाते जाते सब क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए आप इतना समझ लो, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी जो कि डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं डाउन द ग्रुप के ऊपर। तो हम लोग ने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, करेक्ट। तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए लगेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए? फर्स्ट ऑफकोर्स लिथियम को ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम लगता है, करेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट 3 के लिए ये चीज़ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज इजीली ड्यू टू लेस आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू लेस जेड इफेक्टिव, उसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम लगता है, करेक्ट। तो अभी हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, सीजियम के पास बहुत ज़्यादा रेड्यूसिंग नेचर है एंड मेटालिक कैरेक्टर है। रेड्यूसिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज इजीली हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन लूज इजीली हो रहा है मतलब वो मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दिखा रहा है, करेक्ट। तो सीजियम क्या हो जाएगा हमारा, रेड्यूसिंग नेचर एंड मेटालिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट हो जाएगा डाउन द ग्रुप में, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी पूछते, 4 ऑप्शंस देंगे एंड उसमें से पूछेंगे सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका रहेगा। तो हम लोग को यही छोटे छोटे कंसेप्ट जो हम लोग ने सीखा है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, तो वो लगाना है, देन हम लोग को सॉल्व करना है, ओके। अभी आपको ये तो पता है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड कैसे वर्क करता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो वैसे ही हम लोग को इस पे अप्लाई करना है उन 4 ऑप्शंस पे, एंड देन हम लोग को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आगे जाते जाते,
बट अभी के लिए ये चीज़ समझ लो कि हम लोग को क्वेश्चंस में कैसे काम करना है। मेन थियोरी सबको आता है, बट क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है वो बहुत कम लोगों को आता है। ओके, सो अभी हम लोग डाउन द ग्रुप बात किया, अभी अक्रॉस द पीरियड बात करेंगे। तो है ना, सेकेंड पीरियड का बात करते हैं। क्या आ जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। करेक्ट। तो अभी इसमें ना बहुत दो एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है वो देखते हैं। अभी बेरिलियम इज 2s2 एंड बोरॉन इज 2s2 एंड 2p1। करेक्ट। तो आप मुझे बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज ईजियर? ऑफकोर्स बोरॉन में से ना, बिकॉज बोरॉन के पास 2s2 है एंड 2p1 है, तो 2p1 चला जाएगा तो वो कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हो जाएगा 2s2। करेक्ट। एंड अगर 2s2 से हम लोग ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो बहुत एनर्जी डालना पड़ेगा, बिकॉज एक कंप्लीट सबशेल को हम लोग तोड़ रहे हैं। करेक्ट। तो इसके वजह से इधर ये चेंज हो जाता है दोनों, एंड बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा इन रिस्पेक्ट टू बेरिलियम। वैसे ही आगे ये पढ़ लेते हैं, देन आगे वाला दूसरा एक्सेप्शन समझते हैं सेकेंड पीरियड में। ये क्या है? इट इज ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन इन कंपेरिजन टू बेरिलियम बिकॉज by removing an electron from boron like 2p1 subshell it will require more stable 2s2 configuration। अभी हम लोग ने ये सेकेंड चैप्टर में बात किया था, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी मिलता है जब पार्शियली फिल्ड होगा या कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो इधर 2s2 इज कंप्लीटली फिल्ड। करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब इसका 2s2 आ रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, 2p1 का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। तो फिर से by removing an electron from boron 2p1 subshell it will acquire more stable 2s2 configuration of beryllium as it is completely filled। correct। I hope this is very clear। ये directly statement based assertion reason questions में आता है। S subshell is closer to the nucleus than P subshell, therefore it is difficult to remove an electron from S subshell of beryllium than 2p subshell of boron। तो ये भी एक चीज़ डिपेंड कर रहा है, तो ये भी ऑप्शंस में दे देंगे एंड पूछेंगे कि कौन सा रीज़न है, एंड लास्ट में देंगे ऑल ऑफ दिस भी। तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखना कि क्या क्वेश्चन है, क्या चल रहा है। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं, होते हैं। बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरॉन से, ये दो रीजंस जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। वैसे ही सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच। अभी नाइट्रोजन इज 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन इज 2s2 2p4। तो 2p3 तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आएगा एंड 2p4 का ऐसे आ जाएगा। करेक्ट। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि ये पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड, एंड ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ना पार्शियल है ना कंप्लीट फिल्ड है। करेक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, जब पार्शियली फिल्ड एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक एटम होगा ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल है देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीटली फिल्ड एलिमेंट या एटम से। तो वही चीज़ इधर लिखा है। सिंस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन 2p4 कॉन्फ़िगरेशन देन नाइट्रोजन 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। अभी ऑक्सीजन में से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसको भी पार्शियली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। सो ऑक्सीजन से निकालना इज बहुत ईजी, बहुत कम एनर्जी लगेगा देन नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। सो क्या लिखा है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विल एक्वायर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, देयरफॉर इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स 2p सबशेल। तो वही चीज़ मैंने बोला। करेक्ट। तो ये याद रखना, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में आता है। तो अभी हम लोग को सेकेंड पीरियड का कैसे याद रखना है पूरा, इस वे में कि लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पहले, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड नियॉन। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। अब ये ना आपको क्वेश्चंस देते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी में आपको कॉन्फ़िगरेशंस देंगे एंड बोलेंगे अरेंज करो। तो एंड हमेशा क्या करना है, आपको अरेंज करना है इन पहले अलोंग, अगर अलोंग द पीरियड वाला सिस्टम में दिया रहेगा तो अलोंग द पीरियड अरेंज करो, या अक्रॉस द ग्रुप दिया एंड देन अक्रॉस द ग्रुप अरेंज करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिया रहेगा तो वैसे करो एंड देन चेक करो दो, मतलब अभी हम लोग ने देखा तो इन दोनों के बीच में देखा है, हम लोग को क्लियर हुआ कि बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी कम है देन बेरिलियम।
तो हमेशा हम लोग जब एक ऑर्डर लिखना है ना तो दो के बीच में चेक करने का, दो एलिमेंट के बीच का चेक करो आयनाइजेशन एनर्जी एंड देन ऑर्डर लिखो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चारों में देखने को चाहते हैं कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा। अभी आपको इतना तो पता है अक्रॉस द पीरियड कैसे आयनाइजेशन एनर्जी वर्क करेगा, पहले 2s1 2s2 ऐसे लिखना है, करेक्ट। इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी, ये चीज़ पता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो एंड देन हम लोग चेक करने का दो दो एलिमेंट के बीच में कि इन दोनों के बीच में किसका ज़्यादा हो सकता है एंड देन उस हिसाब से अरेंज करना है। तो हम लोग ये क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझने ही वाले, बस अभी मैंने बताया कि हम लोग एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं इसका। सो अभी मुझे आप ये बताओ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बताओ सेकेंड पीरियड का। सो ये देखते हैं। अभी इसमें लिथियम का क्या हो जाएगा, हमारा लिथियम इज 2s1 तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1s2 हो जाएगा। बेरिलियम 2s1, बोरॉन 2s2, कार्बन 2s2 2p1 तो ये 2s2 2p2, ये 2s2 2p3, ये 2s2 2p4 एंड दिस विल बी 2s2 2p5, करेक्ट। तो अभी इसमें हम लोग को ढूंढना है हमारा फुल सीरीज, तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग इन दो दो के बीच में चेक करेंगे। अभी हम लोग को ये चीज़ तो पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे दिस डायरेक्शन में ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। बट अभी हम लोग को जो एनोमलीज मतलब जो कन्फ्यूजन्स आते हैं वो चेक करना है कि वो क्या हो रहा है। अभी लिथियम और बेरिलियम में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है ज़्यादा मुश्किल। इधर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो 1s2 आ जाएगा, कंप्लीट फील्ड हो जाएगा, करेक्ट। एंड 1s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज नॉट रियली इजी, करेक्ट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, बेरिलियम प्लस लिथियम प्लस देन बोरॉन, करेक्ट। अभी इन दोनों में भी हम देख पा रहे हैं कि बोरॉन में से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना इज नॉट इजी, बट कार्बन से हम लोग निकाल देंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, एनर्जी कम लगेगा ऑफ कोर्स, तो C प्लस देन बोरॉन प्लस आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में ज़्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगा, ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज ये पार्शियली फिल्ड है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे फ्लोरीन और ऑक्सीजन प्लस एंड देन लास्टली नियॉन। सो हम लोग को कैसे चेक करना है वो समझा, आपको दो दो के बीच में चेक करते जाओ, आपको प्रॉपरली आपका पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड इसमें और कन्फ्यूजन रहेगा या आपके हिसाब से कुछ गलत लग रहा है तो देन मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई श्योर। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। अभी एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, करेक्ट। जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड, शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, तो कंप्लीटली फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, देन हाफ फील्ड एंड देन पार्शियली फील्ड। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, फिफ्थ फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पेनिट्रेशन पावर। Ionization energy also depends upon the type, that is s, p, d or f electrons which are to be removed. S electrons are closer to the nucleus मतलब ज़्यादा penetrated towards the nucleus and more tightly held than p, d and f electrons. Hence ionization energy decreases in the order of ns, np, nd and nf. मतलब s इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा देन p इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एंड देन d एंड देन f. सो ये आपको याद रखना है। एंड ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया। फॉर बेरिलियम एंड बोरॉन 2p1 निकालना इज ज़्यादा इजी देन 2s2 निकालना,
करेक्ट। 2s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज टफर देन 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना। सो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। सो ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही थर्ड पीरियड का MgNAl, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम दोनों, उसमें भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। इधर 3s2 होगा एंड इधर 3s2 3p1 हो जाएगा। तो इधर भी SnP का जब भी रिलेशन आ रहा है तो S का एनर्जी, S में से इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड S सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज टफ देन P सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जस्ट ऑपोजिट टू आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे देखो, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस न्यूट्रल एटम। ऊपर क्या था, हम लोग ने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला था। इसमें क्या है, हम लोग एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे, जस्ट दिस इज द डिफरेंस। दोनों एक दूसरे के प्योर ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। देखो इधर भी लिखा है ऑपोजिट टू आयोनाइजेशन। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाला एनर्जी। ओके, सो ये देखते डेल्टा, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन लिखा है ब्रैकेट में। सो अभी पॉजिटिव होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उस प्रोसेस में, एंड नेगेटिव होगा तो एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस। मतलब ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, सॉरी नेगेटिव मतलब एक्सो एंड पॉजिटिव मतलब एंडो। सो इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर नेगेटिव डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब एक एटम को इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब अभी समझो उस एटम के पास 2s2 एंड 2p5 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये फुलफिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। करेक्ट। जब कंप्लीटली फिल्ड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन वो इजीली ले लेगा। मतलब इस एटम जो रहेगा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम, उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगा। एफिनिटी का मतलब इस लाइकिंग टूवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोर नेगेटिव डेल्टा H होगा। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग ने बोला, जब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जा रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रहा था, बट जब कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स में से हम लोग को निकालना था तभी हम लोग को खुद एनर्जी देना पड़ रहा था। मतलब वो तभी एंडोथर्मिक हो जाता था रिएक्शन। इधर भी वही होगा, जब एक एटम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तभी वो नेगेटिव होगा, बट जब उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल नहीं। अभी देखो 2s2 2p6, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है नहीं, ये कंप्लीटली फिल्ड है। करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा नहीं, लेना चाहेगा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंगनेस है, वो बहुत कम है। इसके वजह से इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डेल्टा H आ जाएगा या लेस नेगेटिव डेल्टा H आ जाएगा। करेक्ट है। इक्वल टू 0 भी आ सकता है। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि नेगेटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड पॉजिटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में भी यही चीज़ होता है, इधर भी वही चीज़ होगा। ओके। सो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल स्पीशीज इज एक्सोथर्मिक, न्यूट्रल स्पीशीज़ के लिए। बट जो न्यूट्रल स्पीशीज़ में भी लाइक नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनर्ट गैसेस है, उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इज एंडोथर्मिक, बिकॉज वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। करेक्ट। तो ऑलरेडी वो स्टेबल कंडीशन में है, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इज दैट कि उनको अनस्टेबल कंडीशन में लाना। तो इसके वजह से इधर क्या हो जाता है, हम लोग को बहुत एनर्जी डालना पड़ेगा तभी वो चीज़ पॉसिबल होगा। इसलिए यहाँ पे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, उनका डेल्टा H पॉजिटिव हो जाता है। अभी एक कैटायन में हम लोग को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, अभी कैटायन इज दिस, इधर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, इसके वजह से ये कैटायन बन गया था। करेक्ट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो वो न्यूट्रल स्पीसीज में हो जाएगा ऐसे, तो वो एक्सोथर्मिक होगा, बिकॉज वो खुद उसको उस कैटायन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मैं एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाऊंगा। तो वो एफिनिटी है, इसके वजह से इधर क्या हो जाता है, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, मतलब इसका जो डेल्टा H नेगेटिव होगा। वैसे ही एक एनायन में, मतलब
एक एनायन जो ऑलरेडी एक न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसमें हम लोग ने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैंडल करना इज थोड़ा अनस्टेबल टाइप, करेक्ट। तो ये चीज़ करने के लिए हम लोग को एनर्जी डालना पड़ेगा, इसलिए इधर क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक, एंड इधर डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, इधर डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये कंसेप्ट पे मेनली क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको बहुत ध्यान से ये सब समझना है। सो अभी हम लोग बोलते हैं कि एंडो कौन सा है, एक्सो कौन सा है, ओके, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। अभी Na+ कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक न्यूट्रल एटम बना, तो ये क्या हो गया एक्सोथर्मिक, करेक्ट। एक कैटायन में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हो गया न्यूट्रल, तो ये भी एक्सो है, बराबर। एक ऑक्सीजन में हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब न्यूट्रल स्पीशीज में हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो O2- हो गया, तो ये एंडो हो गया, बिकॉज न्यूट्रल है, उसमें हम लोग को जब ऑक्सीजन उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, क्लियरली नहीं है, क्योंकि जब उसके पास 2 नेगेटिव आ जाएंगे, भले वो फुलफिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, पर उस पर जो 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से जो अनस्टेबिलिटी एटम पे क्रिएट होगा, इसके वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, ना कि कुछ एनर्जी रिलीज होगा। सो ये याद रखना, ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा। वैसे ही एक नाइट्रोजन में हम लोग को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये ऐसा नॉर्मली करेंगे न्यूट्रल एटम्स के लिए तो चल जाता है, करेक्ट, बट नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, तो इसमें हम लोग करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक। वैसे Mg+ इलेक्ट्रॉन, Mg क्या होता है 3s2, अब ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम लोग को उसका स्टेबिलिटी बिगाड़ना नहीं है, इसके वजह से ये भी एंडो हो जाएगा। वैसे नियॉन में, नियॉन इज अ कम्प्लीटली फिल्ड एलिमेंट, करेक्ट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज Ne-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, उसका कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ओके। तो आपको देखना है, मतलब अभी नॉर्मल एक एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो इट इज एक्सोथर्मिक, बट जैसे हम लोग ने इधर ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐड किया, एक तो ऑक्सीजन का साइज छोटा, उसमें और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज ऐड किया, तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, सो इसके वजह से एंडो हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, रेयरली क्या, बहुत जल्दी आता है, मतलब हर उसमें ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो रहता ही है, सो ये ऑप्शन आपको अच्छे से याद रखना है। एंड इसमें ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बोलते हैं कि O में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो वो स्टेबल होने के लिए वो ये उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी क्या है कि वो एटम एक तो बहुत स्मॉल साइज का है, उसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा वो बराबर है, बट वो हद से ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसके वजह से दिस इज एन एंडोथर्मिक। सो अभी हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड के लिए। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उनका कॉन्फ़िगरेशन नियर टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रीच होता जाएगा, करेक्ट, बट इसमें भी एक्सेप्शंस हो जाएगा। कैसे? एक तो बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन का, अभी हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया सेम चीज़ कि उनके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको अनस्टेबल कर देंगे, तो वो उसको अनस्टेबल करने को हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके वजह से जो डेल्टा एच है वो इन तीनों के लिए पॉजिटिव हो जाता है, जस्ट बिकॉज हम लोग एक स्टेबल को अनस्टेबल कर रहे हैं, इसके वजह से हमको एनर्जी देना पड़ेगा, ना कि एनर्जी रिलीज होगा। सो ड्यू टू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, few elements like beryllium, nitrogen and neon gives positive value of electron gain enthalpy due to addition of electron because they will become unstable. ओके, वही चीज़ हम लोग ने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अभी बात करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डेल्टा एच नेगेटिव विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव, मतलब साइज इंक्रीज होता जाता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो
अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो अभी जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ लाएंगे तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही बहुत कम होगा। उसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने के वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होगा। करेक्ट बोल सकते हैं ये चीज। पर है ना, दो इधर हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे वो दो ग्रुप है, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। अभी के लिए आपको सिर्फ ये दो ग्रुप याद रखना है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी में ये दो चीजें दिए हुए हैं एंड टेस्ट पेपर्स में वही आएगा जो अभी 3rd चैप्टर के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी आप ये दो ट्रेंड समझ लो अच्छे से, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग पी ब्लॉक में करेंगे। ओके, नॉर्मली क्या हो रहा था कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो ऐसे ही लिख दिया, ओ से कम होगा सल्फर का, देन सेलेनियम, टेलिरियम एंड पोलिनियम। बट जो चेंज आ जाता है वो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, उस पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। इसके वजह से उसके पास मिनिमम डेल्टा एच होगा एंड सल्फर जो नॉर्मल साइज में है एंड उसमें जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, तो वो उसके पास हो जाएगा मैक्सिमम डेल्टा एच। वैसे ही 17 ग्रुप में भी यही चीज देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था ऐसा, बट है क्या, ये दोनों में इंटरचेंज हो गया। ऐसा क्यों? इधर भी सेम रीजन है, एफ का साइज इज वेरी स्मॉल, उस पर एक इलेक्ट्रॉन आना मतलब उसको अनस्टेबल कर देना, तो उसको अनस्टेबिलिटी आने के वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगा देन क्लोरीन। ओके, तो हम लोग और एक चीज है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज क्लोरीन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। करेक्ट, हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा एच इन द होल पीरियोडिक टेबल, मतलब एक तो क्लोरीन 17 ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन आने से वो फुल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। करेक्ट, एंड उसका साइज भी नॉर्मल है, तो उसके वजह से उसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उस मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब ये नेगेटिव डेल्टा एच हो जाएगा। करेक्ट, एंड ये हाईएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आते ये पढ़ते, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द सेकेंड पीरियड एंड द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, द चार्ज डेंसिटी इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज मोर then third element, due to which the upcoming electron faces repulsion from the valence electron, due to which addition of electrons is slowed down, hence the energy will decrease। वही चीज मैंने बोला साइज का, एंड साइज के वजह से जो रिपल्शन ज्यादा हो जाता है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन आना इज नॉट पॉसिबल इन सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स। वैसे ही बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कम हो रहा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। करेक्ट, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रहा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू 0 होगा या पॉजिटिव होगा, बट हाफ फील्ड के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। करेक्ट, तो 2p2 एंड 2p3, तो इनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2p2 का ज्यादा होगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। करेक्ट, तो ये चीजें हम लोग को आयनाइजेशन में भी हम लोग ने देखा है, इधर भी देखा कि स्टेबल के लिए चीजें डिपेंड करती है उनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, हम लोग चीजें देखते हैं, तो इधर भी वही चीज करना है। ओके, अभी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बहुत इजीली और अच्छे से समझेंगे, बट आपको ये थियोरी बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इजीली सब समझेगा। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हम लोग ने जब आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था तभी हम लोग ने बात किया था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। करेक्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या था? जो इलेक्ट्रॉन फास्टली दे देता था, तो हम लोग ने बोला था अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम लोग ने ये भी बोला था कि मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोला था वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। करेक्ट, तो इधर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगा, उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखो, tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called as electronegativity. जैसे electropositivity is giving an electron,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ऑफकोर्स डिपेंड नहीं करता ये। The smallest atom attract electrons more strongly than larger atom, hence they are more electronegative. ऐसा क्यों बोला है कि जो स्मॉलर एटम्स है वो जल्दी अट्रैक्ट करेंगे देन लार्ज एटम्स? बिकॉज स्मॉलर एटम्स एक तो साइज कम है, उसके वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बहुत कम होगा, करेक्ट, उतने में ही होगा, पर स्ट्रांगली हर इलेक्ट्रॉन पे हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा। अगर साइज बहुत इंक्रीज कर दिया तो न्यूक्लियर चार्ज हर इलेक्ट्रॉन को उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। इसलिए जितना साइज स्मॉल होगा उतना वो अट्रैक्ट कर पाएगा, उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। वैसे हम लोग ने ए एंड बी बॉन्ड है ए एंड बी के बीच में, तो हम लोग देख पा रहे कि ए के तरफ है ना थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन है बी का, तो हम लोग उसको पार्शियल चार्ज दे देते, जैसे ये इनको पार्शियल चार्ज बोलते हैं, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। तो ये डेल्टा माइनस जिधर प्रेजेंट होगा, मतलब हम लोग ने डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ा रहेगा अगर आपने, तो वो किस तरफ एरोज आता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो ये एक पोलार बॉन्ड बन गया। जब डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव लग जाता है तो वो एक पोलार बॉन्ड हो जाता है। पोलार बॉन्ड में दोनों ये प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इज ए, देखो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, बोल सकते हैं ये चीज़। तो हम लोग ये चीज़ भी बोल सकते हैं ना कि पोलर बॉन्ड्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, वो आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में। सो अभी हमारे ना एनसीईआरटी में सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ दे के रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो हमें याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो क्या क्या है देखो, मोस्टली आपको याद रखना है इस एफ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ये चार तो याद रखना ही है, बट दूसरे सब भी आपको बहुत इजीली याद रख सकते हैं आप। जैसे हाइड्रोजन इज 2.1, वो एक अच्छे से याद रखो। देन लिथियम 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। तो हर उसमें 0.5 का ऐड होता जा रहा है, करेक्ट, पूरा सेकेंड पीरियड में। तो वैसे याद रख सकते हो, आप रख सकते हो। फिर फ्लोरीन से आयोडीन तक आने का, फ्लोरीन से क्लोरीन फिर से एक कम हो जाएगा, 3 से फिर 2.8 एंड 2.5, ये दोनों अच्छे से याद नहीं रहेगा तो चलेगा, बट क्लोरीन याद रहना चाहिए। फिर से थर्ड पीरियड में क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, 0.3 का। जैसे सोडियम का इस 0.9 mg, मैग्नीशियम का 1.2, एल्यूमिनियम का 1.5, सिलिकॉन का 1.8, फॉस्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.5। तो इधर क्या 0.3 का चेंज आता जाएगा एंड लास्ट में इधर 0.4 का चेंज आ रहा है, बस। सो सेकेंड पीरियड तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये दो वाला आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं एलिमेंट्स में से आ जाता है, ओके। सो ये याद रखो, ओके। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ये प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है? जैसे साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, अब भी मैंने डिस्कस किया। जैसे साइज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो उस एटम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वो कम हो जाएगा, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। सेकेंड, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ये चीज़ ऊपर से डिस्कस किया, साइज एंड इसको कनेक्ट करके भी वही चीज़ डिस्कस किया। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंडिकेट करता है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स हम ले सकते हैं या दे सकते, कुछ ऐसा, करेक्ट। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट ये यूज़ करके। देन पर ये चीज़ याद रखो, सेम एटम के लिए अलग अलग EN वैल्यूज आ सकता है जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ले एंड डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ले। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अभी हम लोग ये वाला चीज़ है ना हाइब्रिडाइजेशन, वो हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। उसमें क्या आ जाता है, %S कैरेक्टर। जितना S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना एक एटम
या एक मॉलिक्यूल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। जैसे परसेंट एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सो अभी हमारे पास देर आर 3 टाइप्स ऑफ sp वाला केसेस, जिसमें sp है, sp2 है, sp3 है। करेक्ट। sp वाले में हमारे पास 50% रहता है s%, sp2 में 33 रहता है एंड sp3 में 25% रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि sp वाला जो ये शो करेगा हाइब्रिडाइजेशन, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन sp2 एंड देन sp3। करेक्ट। तो ये पूरा चीज़ है ना, अभी के लिए इतना याद रखो, जितना s% ज़्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। पूरा हम लोग 4th चैप्टर में फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये sp, sp2, sp3 कैसे बना एंड देन कैसे इस पे s% ज़्यादा होने से क्यों ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट हो रहा है, वो हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले। सो अभी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस मतलब अभी जो फैक्टर्स पढ़े उसके बेस्ड पे क्या एप्लीकेशन, किधर किधर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग यूज़ किधर, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो अगर एप्लीकेशंस अच्छे से पता है देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। करेक्ट। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़ डिस्कस हो गया। बॉन्ड पोलैरिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिस्कस डिपेंड करता है। बॉन्ड विच इज़ पोलर विल ब्रेक, ये चीज़ आपको पता होगा शायद कि जो पोलर बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकता है। नॉन पोलर बॉन्ड थोड़ा मुश्किल है ब्रेक करना, बट पोलर बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। फिर थर्ड इज आयनिक कैरेक्टर, जितना एक मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं, इस पर क्वेश्चंस नहीं आता, बस एनसीईआरटी में दिया इसलिए लिखा है इधर। सो ये आयनिक परसेंट कैसे निकालना है, एक मॉलिक्यूल में परसेंट आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है कम है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो 4th चैप्टर में फजान्स रूल्स पढ़ते हैं ना, फजान रूल, उसमें हम लोग सीखते हैं। देन हम लोग को क्वेश्चन आया तो हम लोग इजीली कर सकेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं आएगा उस टॉपिक पे, सो डोंट वरी। 4th पॉइंट, जैसे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम शो करते, तो जो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे ना वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम शो करेंगे। उनका कम शो करने के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बेसिक, उनका कैरेक्टर क्या हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर हो जाता है। वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो करेंगे, इनके वजह से उनका जो कैरेक्टर है उनको हम बोल देंगे एसिडिक कैरेक्टर। अभी एसिडिक बेसिक हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। सो जब एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट। तो ये चीज़ हम लोग को याद रहेगा, तो हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एसिडिक बेसिक के ऊपर आया तो। सो विच इज़ मोस्ट एसिडिक, अभी मोस्ट एसिडिक मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कौन करेगा, जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। तो अभी हम सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। करेक्ट। तो निकालते, -2 +1, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा Cl का, इधर -4 +1 +3, इधर -6 +1 +5, इधर 4 -8 +1 +7। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। आई नो सबको अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता रहेगा, बट ये हम लोग रिडॉक्स में सीखेंगे। अभी ये टाइप का क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल के टेस्ट वगैरह में आना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत आया तो भी सेक्शन बी टाइप में आएगा, वरना अभी नहीं आता। सो डोंट वरी, हम लोग ये रिडॉक्स में अच्छे से फिर से सीखेंगे सब चीज़ें। अभी हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। अभी अक्रॉस द पीरियड जैसे हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिक से एसिडिक जाता रहेगा कैरेक्टर। वैसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक से बेसिक जाता रहेगा, मतलब बेसिक इंक्रीज होता जाएगा कैरेक्टर एंड एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। करेक्ट। यही चीज़ इधर लिखा है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स मेटेलिक ऑक्साइड्स के, ये समझाने नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप वर्क करेगा। ओके। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स लाइक मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक होंगे। करेक्ट। तो बेसिक होंगे तो एग्जाम्पल्स कौन से आ जाएंगे, MgO, K2O, CaO, जो भी मेटल्स के साथ जो ऑक्साइड बन रहे हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका कम होगा।
तो उनको बोल देंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स। वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से हैं जो एसिडिक होंगे ऑफकोर्स, तो CO2, SO2, SiO2, HOCl, तो ये सब क्या है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, करेक्ट। एंड इसकी वजह से ये एक तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी है। वैसे ही हमने मेटेलिक ऑक्साइड्स पढ़ा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स पढ़ा जो एसिडिक है, बेसिक है, बट न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी तो कुछ होंगे, करेक्ट, जिनमें एसिडिक एंड बेसिक दोनों कैरेक्टर इक्वल हो जाएगा एंड वो दोनों किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सो ये कौन से ऑक्साइड्स हो गए, H2O, CO, NO एंड N2O। तो बिलीव मी इनमें से ही क्वेश्चंस आता है, ये 4 में से न्यूट्रल ऑक्साइड्स का बहुत क्वेश्चंस आता है, मैच द फॉलोइंग वगैरह भी आता है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ओके। वैसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते। तो अभी न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रल है दोनों के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता, एम्फोटेरिक है वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाने वाले एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, लीड, टीन एंड जर्मेनियम। तो ये हम लोग को याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन से है। सो आपको तभी पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट से बने हुए ऑक्साइड्स ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, दूसरे सब अलग अलग डिपेंड करेंगे, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये याद रख लो। सो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या पार्ट बोल सकते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, जब हम लोग ग्रुप देख रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का बात करेंगे ना, तो जो फर्स्ट ग्रुप में सेकेंड पीरियड में लिथियम है उसका, एंड जो मैग्नीशियम है जो थर्ड पीरियड में सेकेंड ग्रुप में है, उन दोनों के बीच में ना सिमिलैरिटीज देखने को मिला हम लोग को। वैसे ही सेकेंड ग्रुप का सेकेंड पीरियड में बेरिलियम है, उसका सिमिलैरिटीज हम लोग को देखने को मिला 13th ग्रुप के थर्ड पीरियड के एल्यूमिनियम के साथ। वैसे ही 13th ग्रुप के सेकेंड पीरियड में बोरॉन प्रेजेंट है, उसका हम लोग को सिमिलैरिटीज देखने को मिला सिलिकॉन के साथ, जो कि है 14th ग्रुप में थर्ड पीरियड में। तो अभी हम लोग ने सब जब देखा उनको और एनालाइज किया तो हम लोग को एक चीज़ दिखा कि जैसे अक्रॉस द पीरियड जाने में साइज डिक्रीज होता था, करेक्ट, एंड डाउन द ग्रुप जाने के टाइम साइज इंक्रीज होता था, करेक्ट। तो जब ऐसे साइज डिक्रीज हो रहा था एंड ऐसे साइज इंक्रीज हो रहा था, करेक्ट, तो जो ये ऐसे में आ रहे थे ना उन एलिमेंट्स का साइज वॉज इक्वल, नियर टू सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो साइज सिमिलर होने के वजह से ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ आयंस देयर सम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकम सेम। एक साइज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। साइज सेम हो गया ना, उसके वजह से उनका जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सेम हो गया। Their relation between two elements lying on the diagonal between 1 to 13, 14 period group is diagonal relationship. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। एंड ये जो साइज है वो हम लोग ने ऐसे भी दिखाया कि इधर डिक्रीज हो रहा है इधर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका साइज जो ऑलमोस्ट इक्वल टू नियरली इक्वल होगा, करेक्ट। एंड उनका साइज सिमिलर होने के वजह से उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है बहुत हद तक, इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। तो हम लोग को क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे डायगोनल रिलेशनशिप पे, डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये 3 याद रखना है। वी आर डन, डायगोनल रिलेशनशिप के साथ हम लोग डन है क्योंकि इतना ही आता है, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज डोब्रेराइनस ट्राइड। ये क्या होता है, इसमें ना 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था इसने एंड बोला था जो मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट रहेगा ना सब ग्रुप का, उसका मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के इक्वल रहेगा। एंड हम लोग ने ये चीज़ नोटिस किया तो हम लोग को पता चला कि ये वाला फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये इसमें ये चीज़ वैलिड भी हो रहा था, बट ये बहुत कम एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो रहा था, इसके वजह से ये थियोरी गॉट रिजेक्टेड। एंड हम लोग को बस क्वेश्चन क्या आता है, इसमें से जो 3 एलिमेंट्स वाले ग्रुप है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताओ। तो देयर आर 4 ग्रुप्स, वैसा याद रख लो
एंड इस पे ही क्वेश्चन आता है, दूसरा कुछ इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। तो कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, ये स्ट्रोटियम, बेरियम, आयन, कोबाल्ट, निकल। तो इन पे ही क्वेश्चन आएगा। ये ग्रुप से एक ग्रुप है, 4 ग्रुप है वैसा। तो ऑप्शंस दे देते हैं, पूछते हैं इसमें से कौन सा ड्रॉबेनाइनस ट्राइड फॉलो नहीं करता है या करता है। ओके, सो वेरी इजी, ये हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा है ये वाला थियरी। सेकेंड इज टेल्यूरिक हेलिक्स। ये क्या है? एलिमेंट्स वेर, ये इस थियोरी में क्या किया था, पीरियोडिक टेबल कैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया था, एक हेलिक्स के फॉर्म में, बट ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्स नेचर होने के वजह से। सो आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये सिलेंड्रिकल टेबल के फॉर्म में था एंड कॉम्प्लेक्स नेचर के वजह से रिजेक्ट हो गया। अभी हम बात करते हैं थर्ड थियोरी, जो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होता है। क्या है कि एवरी 8 एलिमेंट जो आएगा उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और ये कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। करेक्ट। ये सब थियोरी कौन से उस पर बेसिस है? एटॉमिक मास पे ही बेस्ड है सब थियोरीज। सिर्फ जो थियोरी वैलिड है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अभी आजकल अभी इनर्ट गैस आने के वजह से 9th एलिमेंट भी आ गया, तो ये थियोरी थोड़ा सा ड्रॉबैक इसमें दिखने लगे। एंड ये थियोरी है ना कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, इसके आगे के एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल था ही नहीं। इसके वजह से न्यूलैंड्स ऑक्टेव रिजेक्ट हो गया और हम लोग दूसरा थियोरी अभी पढ़ेंगे। फिर आया लोथर-मेयर्स कर्व। ये क्या था? He used physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point with respect to atomic mass to conduct a graph showing similarities among particular set of elements. इसने क्या किया? एटॉमिक मास के साथ दूसरे प्रॉपर्टीज को भी लिया एंड एक ग्राफ बनाया जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मतलब 2-3 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसने एक ग्राफ बनाया। इसमें हम लोग को देखने को मिला जो अल्कली मेटल्स है ना वो सब टॉप पोजीशन पे थे। जैसे ये देखो, टॉप पोजीशन पे सब अल्कली मेटल्स है। वैसे ही सब हमारे जो ये हेलोजेंस है वो ये इंक्रीजिंग ग्राफ पे दिख रहे थे, बोरिन, आयोडीन इधर। वैसे ही हमारे जो इनर्ट गैस है ना वो सब ऐसे एंडिंग पे दिख रहे थे। सो हमको इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ, ये ग्राफ हम लोग को जानना इज इम्पॉर्टेंट, दूसरा कुछ हम लोग को इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। सो विल नॉट रीड अबाउट दिस इन डिटेल। अभी हम लोग आते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो थोड़ा बहुत हम लोग को डिटेल में पढ़ा, हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा ये चीज़। करेक्ट। ये क्या था? इसने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। करेक्ट। इसने बोला कि हमारे जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करता है। करेक्ट। एंड इसके टेबल का फीचर्स क्या था कि इसने एग्जामिन्ड रिलेशनशिप ऑफ एटॉमिक मास एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स से बनाया था टेबल। मतलब सिर्फ एटॉमिक मास कंसिडर नहीं किया था, इसने अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंसिडर करके ये टेबल बनाया था। एंड बोला कि केमिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन as these two are very reactive forming compounds with most of the known elements। तो इन दोनों को कंसीडर करके इनके साथ जो कंपाउंड्स बना रहे उस हिसाब से इन्होंने टेबल बनाया था। He arranged 63 known elements into 6 horizontal periods and 8 vertical groups। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एंड पीरियड्स में कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास के उसमें पीरियड में एलिमेंट्स डाला था। एंड ग्रुप वाइज कैसे डाला था? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये सब याद ही रखना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स। मेंडेलीव टेबल में क्या चीज़ें करेक्ट लगी सबको? क्या क्या था? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, वैसे ही प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसने बहुत सारे नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया, पहले ही डिस्कवर होने से पहले ही इसने प्रिडिक्ट कर दिया था। तो वो एग्जाम्पल्स हम लोग को याद रखने, बिकॉज उस पर क्वेश्चन आते हैं। कौन सा है? एका बोरॉन जो है स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम जिसको हम गैलियम बोलते हैं, एका सिलिकॉन जो हम लोग जर्मेनियम बोलते हैं। ये याद रखना पड़ेगा बिकॉज इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड थर्ड मेरिट क्या था? इसने बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसको करेक्ट किया था, बहुत सारे गलत थे उनको करेक्ट करके टेबल में डाला था। वैसे ही इसका डीमेरिट्स क्या था?
ये हैलोजन्स और अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन है ना, अल्कली मेटल्स का भी प्रॉपर्टी शो करता है, हैलोजन्स का भी। तो ये कंफ्यूज हो गया कि किधर इसको प्लेस करना है। सो उसका हाइड्रोजन का प्रॉपर पोजीशन हम लोग को नहीं पता चला। सेकेंड, द आइसोटोप्स होते, अभी वही चीज़ हम लोग ने स्टार्टिंग में लेक्चर का स्टार्ट में भी यही चीज़ डिस्कस किया था। एटॉमिक मास में 2 आइसोटोप्स बन जाएंगे, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा आइसोटोप वाला हम लोग को पीरियोडिक टेबल में लेना है। सो वो एक ड्रॉबैक बन गया। थर्ड, द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। एटॉमिक मासेस रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था या डिक्रीज नहीं हो रहा था, तो टेबल में उसको लगाना वॉज रियली डिफिकल्ट। सो वो भी एक ड्रॉबैक है। इसके वजह से हम लोग एंड ये भी नहीं बताया, फोर्थ ड्रॉबैक ये है कि मेंडेलीव ने ये भी नहीं बताया कि उसने प्रिडिक्शन कौन से बेसिस पे किया। जो 3 एलिमेंट्स उसने प्रिडिक्ट कर लिया था बिफोर डिस्कवरी, तो वो कौन से बेसिस पे किया वो भी नहीं बताया। इसके वजह से ये इसके 4 डीमेरिट्स हो गए। इसके वजह से ये थियोरी गॉट रिजेक्टेड। फिर आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है। उसको हम लोग बोलते हैं मोसलेस पीरियोडिक टेबल। एंड इसमें क्या मेन डिफरेंस क्या है, एटॉमिक नंबर यूज हुआ था, एटॉमिक नंबर यूज हुआ था मास नंबर के जगह पे, करेक्ट। तो जब इन्होंने क्या किया, एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी देखो पढ़ते, कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय एक्सरे मेथड एंड प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। तो ये जब ग्राफ प्लॉट किया ना, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आया एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी का। बट वही चीज़ उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज और एटॉमिक मास नंबर के साथ किया, तो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा आया कुछ ग्राफ। तो इससे क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर है वो एक तो एक लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। इसका कुछ आइसोटोप्स वाला भी इशू नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो इसके वजह से इसने पूरा पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स किया एंड वी गॉट द टुडेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो ये दिस वाज द मेन रीज़न। जो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ सकते कि एक कौन सा मेथड यूज़ किया था, फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ के बारे में भी पूछ सकते। सो वी शुड नो दिस, इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारा एंड विल कंप्लीट द चैप्टर, करेक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द आयंस P3 माइनस S2 माइनस एंड Cl माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस। ये क्वेश्चन हम लोग ने किया है। अभी देखो फर्स्ट तो ये चेक करो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अभी फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन तीनों थर्ड पीरियड में आता है, करेक्ट। एंड फॉस्फरस में 3 ऐड किया तो इसको इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसको भी इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। क्लोरीन में 1 किया तो उसको भी मिल जाएगा। तो तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, करेक्ट। तो हम लोग ने सीखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का साइज हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नेगेटिव में, मतलब जितना ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स उस हिसाब से हम लोग ऐसे लिखते थे। हम लोग ने ये चीज़ ऊपर डिस्कस किया है, करेक्ट। सो दिस विल बी द आंसर। सो चेक करो ऑप्शन कौन सा लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हम लोग ने डिस्कस किया है ऊपर बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने फिर से डिस्कस नहीं किया डिटेल में पूरा थियोरी। सिलेक्ट द एलिमेंट ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द फॉलोइंग। अभी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब फर्स्ट तो आप समझो कि वो टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और ये चीज़ भी समझो कि जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा एंड डाउनवर्ड्स इन ग्रुप तो वो तो डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि साइज बहुत इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। ये चीज़ हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया। तो अभी हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि सब पीरियड 2 का एलिमेंट्स दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन। तो ऐसे इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किस में ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन। ऑफ कोर्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हम लोग ने एप्लीकेशंस, फैक्टर्स वगैरह पढ़े ना, वो अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ये डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चंस आप रट्टा नहीं मार सकते, आपको एप्लीकेशंस जो है ना वो रट्टा मारना है एंड देन उसको इसमें अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बहुत जन को देखा है, उनको पीरियोडिक टेबल का थियोरी सब पता है बट उनको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होता बिकॉज उनका एप्लीकेशन पे यूज़ कैसे करना है एप्लीकेशन को वो क्लियर नहीं है, ओके। थर्ड, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग इज। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किस में होगा? सोडियम में तो हम लोग ने देखा है क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6,
3s1, तो ये तो फटाफट चला जाएगा, तो हाईएस्ट वाला चीज़ ही नहीं होगा इधर। Mg में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये देखते इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये भी इजीली चला जाएगा। हीलियम का क्या आ जाएगा 1s2। अभी ये ऑप्शन है हमारे पास एंड ये, इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को बहुत एनर्जी डालना पड़ेगा? ऑफ कोर्स इसका, बिकॉज दिस इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में से इलेक्ट्रॉन, और ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है। बट अभी अगर हम लोग में इधर से एक निकाल दिया फिर और एक निकाला तो हम लोग को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है, बट इधर से एक निकालने के बाद इसका पूरा स्टेबिलिटी हिल जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कभी भी ऑप्शन में इनर्ट गैस के साथ कोई और एटम दिया है, एलिमेंट दिया है, जिसका हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटा के कुछ बहुत बहुत एनर्जी लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, बट सामने जो ऑप्शन है वो इनर्ट गैस वाला है, तो हमेशा इनर्ट गैस वाला ही ऑप्शन टिक करना है। एंड और एक चीज़ से हम लोग देख सकते हैं, हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है। सॉरी, हीलियम फर्स्ट पीरियड, हाँ हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है एंड मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है। सो विथ गोइंग डाउनवर्ड्स हम लोग जाते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होता जाता है। सो वो भी चीज़ से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव मतलब जो अभी पॉजिटिव कभी आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए रहेगा, करेक्ट। तो लिथियम में क्या होता है 2s1, इसको तो चाहिए, तो इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मतलब नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें लास्ट में क्या होता है 3s1, इसमें भी एक आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो इसके वजह से इधर भी एलिमेंट आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो इधर नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे ही फॉस्फरस एंड हीलियम। अभी फॉस्फरस में हमारे पास लास्ट में होता है 3p3, तो इधर तो वो नहीं चाहेगा एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन आए, बिकॉज इसका हाफ फील्ड सबशेल इनकम्प्लीट फील्ड हो जाएगा एंड उसका स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत हिल जाएगा। बट इधर हीलियम है, हीलियम के पास इज 1s2, ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन आए, बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में फुलफिल्ड है और इनर्ट गैस है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द स्पीशीज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आप बताओ Na3+, Na2+ और Na+ में किसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत है? ऑफकोर्स Na3+ ना। इधर देखो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, लूज हो चुके, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये इजीली ले लेगा। तो टेंडेंसी किधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की? Na3+ में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कौन दिखाएगा? Na3+, B इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैल्शियम तक ही फॉलो होता है, करेक्ट। तो कैल्शियम FnCl, फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैल्शियम के अंदर आते हैं। कैल्शियम एंड ये Sr, स्ट्रोटियम, ये नहीं आता। ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों कैल्शियम के अंदर आते हैं, हाँ। पोटेशियम सोडियम भी आते हैं। सो बी इज द रॉन्ग, मतलब करेक्ट आंसर, नॉट फॉलो, बिकॉज कैल्शियम फॉलो करेगा बट ये फॉलो नहीं करने वाला। The electronic configuration for the various elements are given below. From the above configuration, the correct order of their ionization energy will be. तो ये क्वेश्चन देखते तो हम लोग इसमें देख पा रहे कि ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, ये दोनों सेकेंड पीरियड के रहेंगे एंड ये दोनों थर्ड पीरियड के रहेंगे, करेक्ट। तो जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी तो कम हो जाएगा, तो ऑफकोर्स बी एंड सी वाला का आयोनाइजेशन एनर्जी ए एंड डी वाले से तो कम ही रहेगा, करेक्ट। अभी हम लोग को देखना है बी एंड सी में किसका ज़्यादा रहेगा, वो देखते हैं। बी में इज 3s1 एंड सी में इज 3s2, तो 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना इज रियली टफ, क्योंकि ये फील्ड है, ये सबशेल फील्ड है। 3s1 हाफ मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड है, उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हम लोग को उल्टा फुल कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स मिल जाएंगे एंड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, करेक्ट। तो बी वाला फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। सो बी
सी को ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, करेक्ट। अभी हम लोग चेक करते हैं ए एंड डी में। ए एंड डी में ये देखो, डी इज इन फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, सबसे ज़्यादा, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं ए को कम एनर्जी लगेगा देन डी। तो ये ऑप्शन चेक करो है कि नहीं, बी सी ए डी। सो फर्स्ट ऑप्शन ये है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट, द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो क्या क्या हम लोग को ऑप्शंस दे के रखा है, देखो एस आर, ये एस्रेनिक, सल्फर एंड फ्लोरीन। सो अभी हम लोग को ये चीज़ तो पता है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में आता है, सल्फर थर्ड पीरियड में आता है, ये दोनों और नीचे आते हैं, करेक्ट। तो अभी हम लोग इसमें से ये तो बोल सकते हैं ना, सल्फर और फ्लोरीन तो नहीं ही रहेंगे, एंड ये आपको पता रहेगा तो ग्रुप 15 में आता है। ग्रुप 15 मतलब हाफ फिल्ड सबशेल, करेक्ट। तो हाफ फिल्ड सबशेल तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा रहेगा, तो ये भी नहीं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लोग ने ट्रिक से किया, ना कि हम लोग ने सब एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख के किया, क्योंकि सब एलिमेंट्स अभी देखो एस एन एफ का लिखना इज पॉसिबल। अभी ये जो स्ट्रोटियम है, एस्रेनिक है, इसका लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसके वजह से हम लोग डायरेक्टली ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये रेडियस पे क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, हम लोग ने थियोरी पढ़ा डायरेक्टली उस पर, सो ये होमवर्क है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ the least electronegative element has the following electronic configuration. least electronegative, अभी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लाना इज लेस, तो ये किसके पास होगा, NH2NP5 नहीं, ये तो इसके पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, सो ये नहीं होगा। NH2NP3, हाँ ये थोड़ा कम शो करेगा, ऑफकोर्स ये हाफ स्टेबल है, मतलब हाफ फील्ड है, तो थोड़ा बहुत स्टेबल है, तो ये नहीं। NH2NP4, हाँ ये शो करेगा टेंडेंसी, तो ये भी नहीं आएगा। NH2NP6 इनर्ट गैस, ये तो बिल्कुल शो नहीं करेगा, इसको तो चाहिए ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर आ जाएगा, इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन में। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम, ये ऊपर ही बात हुआ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इज, मेटेलिक कैरेक्टर बताना है हमें, तो हम लोग को फर्स्ट तो इसमें पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता होना चाहिए, सेकेंड थर्ड पीरियड अच्छे से पता है, देन ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो क्या है, फॉस्फोरस दिया है, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, करेक्ट। तो हम बेरिलियम क्या आ जाएगा, सेकेंड पीरियड में आ जाएगा, सेकेंड ग्रुप में, करेक्ट। फिर हमारे पास ये जो सोडियम है वो आ जाएगा थर्ड पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप में। फिर मैग्नीशियम इधर आ जाएगा, करेक्ट। बेरिलियम के बाद बोरॉन होता है, ये सब तो है ही नहीं, है क्या, ये NaMgN थर्ड ग्रुप का दूसरा सब दे के रखा है, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। सिलिकॉन कौन से ग्रुप 14 में एंड फॉस्फोरस ग्रुप 15 में आ जाएगा। अभी मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, करेक्ट, एंड ऐसे इंक्रीज, डाउन इंक्रीज होगा एंड दिस साइड डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, Na का सबसे ज़्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बोल सकते हैं ये चीज़, Na सबसे ज़्यादा। फिर आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम का, करेक्ट। मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम, बिकॉज वो सेकेंड ग्रुप में है इसके वजह से, करेक्ट। फिर देन आ जाएगा सिलिकॉन एंड देन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। तो ऑप्शन चेक करो, ऐसे दे के रखा है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किया ऐसा, ये होमवर्क है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बिगेस्ट जंप इन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड एंड थर्ड। सो मतलब सबका फर्स्ट तो हो चुका है आयनाइजेशन एनर्जी, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1, इधर भी 1, करेक्ट।
अभी हम लोग को इनका सेकेंड एंड थर्ड देख रहे हैं बराबर, तो सेकेंड में ये जाएगा एंड थर्ड इधर से निकलना इज रियली डिफिकल्ट, तो ये थोड़ा बहुत बिगेस्ट जंप हो जाएगा बिकॉज ये इनर्ट गैस आ जाएगा। करेक्ट, इसमें इधर से एक निकला, इधर से निकल सकता है, इधर से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये वाला इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इज बहुत टफ, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सब समझ रहा है बिकॉज हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज हम लोग ने थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ा है सब। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम वुड बी न्यूमेरिकली सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+। करेक्ट, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने का जो एनर्जी है वो, तो Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ऐसे हो जाएगा Na+ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, और जब Na+ में एक इलेक्ट्रॉन डाला, ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया और हमें मिल गया Na, तो हम लोग बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na इज सेम बोल सकते हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया रहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट, द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट आर 191, 578, 872 एंड 5962 किलो कैलोरी पर मोल द एलिमेंट बिलोंग्स टू। ये चीज़ तो क्लियर है कि इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फोर्थ जब निकाल रहे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ रहा है, मतलब फोर्थ जो है वो फुलफिल्ड सब शेल में कुछ आ रहा है, 3 है जो वैलेंस में है। करेक्ट, तो ये कहाँ पे, ये केस कहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप में नहीं, सेकेंड ग्रुप में नहीं, 13th ग्रुप में क्या आ जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p1, तो फर्स्ट निकाल दिया, 2 और निकाल दिया, देन इनर शेल से निकालने के लिए इतना एनर्जी तो लगेगा। करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी 16th ग्रुप भी चेक करना है तो कर सकते। करेक्ट, 2p4, तो इधर 4 निकालने को बहुत कम एनर्जी लगेगा, इतना ऐसा एक बीच में इतना चेंज नहीं आएगा, सो 16th ग्रुप भी नहीं आएगा, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एलिमेंट having least difference in the values first and second ionization potential is। अभी इसमें एक बताती हूँ कि जो 4 में से 3 जो एलिमेंट्स है वो सब ग्रुप 1 के हैं, तो ये होमवर्क कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो लिथियम का क्या है 2s1, ऑक्सीजन इज 2s2, 2p4, इसका क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा नहीं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। करेक्ट, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बहुत कम। फिर नाइट्रोजन, ये तो हाफ फील्ड है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो इधर भी कम। सो अभी हमारे पास ये है 2s1 है एंड 2p4 है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का। करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। करेक्ट, और उसमें भी क्या पूछा है, लोएस्ट मतलब बहुत कम एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, तो किसमें, जिसके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इजीली लूज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर देखो किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे, S2-, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट, ये भी होमवर्क है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। एसिडिक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा चाहिए। करेक्ट, तो चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर क्या आ जाएगा +4, इधर आ जाएगा 20 + 5, इधर आ जाएगा +4, इधर आ जाएगा +6, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, in which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? Increasing first ionization enthalpy, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। करेक्ट, तो फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है, तो डज नॉट एग्री, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट, CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड है, हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया, तो A का 2 होना चाहिए, चेक करो एक ही ऑप्शन में है, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स X and Y आर 419 and 590,
रिस्पेक्टिवली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स एंड वाई आर इतना एंड इतना, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स इतना है, देन इतना चेंज हो गया, मतलब क्या इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अभी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा ग्रुप हो सकता है, ग्रुप 1, तो हम लोग बोल सकते हैं ना एक्स इज अ एल्कली मेटल, बोल सकते हैं ये चीज़, तो एक्स इज अ एल्कली मेटल। एंड वाई का हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में इतना था, सेकेंड में नॉर्मल चेंज हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सेकेंड ग्रुप का रहेगा, 2 वैलेंसी हो सकता है उसके पास। सो फर्स्ट हम लोग को इतना क्लियर हो गया कि एक्स जो है उसके पास वैलेंसी 1 है, मतलब वो ग्रुप 1 का है, मतलब एल्कली मेटल प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं देन हम लोग आगे देखें। सो एक ही ऑप्शन में है कि एक्स इज ए एल्कली मेटल, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो एक्स एंड वाई दोनों दे के रखा है, अगर दोनों है तो देन इसका भी ड्रास्टिक चेंज इधर दिखना चाहिए था सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, वो नहीं दिख रहा है, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ एक्स इज अ एल्कली मेटल। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। विच एलिमेंट हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हम लोग ने पूरा एक ग्रुप 16 का सीरीज पढ़ा था जिसमें ऐसा था, करेक्ट, तो ऑक्सीजन के पास सबसे कम होता है, ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया, इसके लिए इस पे क्वेश्चन भी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ दिस 3 ऑक्साइड्स फॉर्म बाय ए, बी एंड सी आर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक रिस्पेक्टिवली, गिव द सीक्वेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कौन से ऑक्साइड का होता है, एसिडिक मतलब ए का ज़्यादा होगा, देन एम्फोटेरिक का होगा, सी बेसिक का तो सबसे कम होता है, करेक्ट, इसलिए एम्फोटेरिक तो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब वो बीच में होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसा हो सकता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अलग क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने सॉल्व नहीं किया, मतलब किधर आया नहीं रहेगा, सो इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये Which one of the following arrangements represent the correct order of electron gain enthalpy of the following atomic species? So अभी हम लोग के पास कौन सा एटॉमिक स्पीशीज है, ऑक्सीजन है, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 16 ग्रुप, ये 17, करेक्ट। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है 17 ग्रुप में, Cl के पास, देन F के पास होगा, ऑफकोर्स ये 17 ग्रुप आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, तो Cl के पास सबसे ज़्यादा होगा। ये हम लोग ने दोनों सीरीज अलग से पढ़ा था 16 एंड 17, उनमें जो चेंजेस आता है उसमें हम लोग ने देखा था कि 17 के ग्रुप में Cl के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा देन फ्लोरीन, तो ऐसे लिखा। अभी ऑक्सीजन और सल्फर में भी यही चीज़ हम लोग ने पढ़ा था कि सल्फर के पास ज़्यादा होगा देन ऑक्सीजन, सो दिस इज इट, करेक्ट। सो ये वाला बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है आपको ये चीज़, ये हम दोनों अलग से पढ़ा था ये पूरा चीज़। और इसमें क्या जैसे हम लोग ग्रुप में पीरियड में आगे बढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता जाएगा, और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इनका 2p5 होता है लास्ट में, इधर 3p5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आने से इनको फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा ग्रुप 16 से। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच में हैव द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो इधर से ये हाफ फील्ड है, इसमें से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये भी हाफ फील्ड है, इसमें से इजीली निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, तो ये दोनों कट हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। अभी देखो इसमें पीरियड 3 है एंड इसमें पीरियड 4 है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं अलोंग द ग्रुप, तो हम लोग देख पाते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या पीरियड 3 वाले के पास ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा देन पीरियड 4 वाला, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर भी इन थियोरी फॉर्म में था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+, तो जितना आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में लगा उतना ही एनर्जी लगेगा ना एक इलेक्ट्रॉन को फिर से लेने में, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, बोल सकते हैं ये चीज़। सो क्या आ जाएगा आंसर, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, ये होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हम लोग ने ऐसे 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए, सो आई होप आप ये कर लोगे। अभी पूछा है
कॉन्जुगेट बेस हैज़ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी। अभी मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, एक छोटे एटम पे बहुत ज़्यादा चार्ज है। तो अभी हम लोग देख पा रहे सब पे चार्ज तो सेम है, बट हम लोग साइज देखेंगे अभी। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे कम है, देन सल्फर, देन सेलेनियम एंड टेलीरियम। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ऑक्सीजन पे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी होगा? हाँ बोल सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होमवर्क है। The successive ionization energy for element X are given below. Find out the number of valence electron for the element X. अभी हम लोग देख पा रहे कि आयनाइजेशन 1 के बाद सेकेंड में बहुत ड्रास्टिक चेंज है, देन थर्ड में कुछ 300 का, फोर्थ में फिर से 300 का चेंज है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फर्स्ट और सेकेंड में जब ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें था, करेक्ट। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो फुल फील्ड या हाफ फील्ड सबशेल से निकाला है, करेक्ट। ये चीज़ बोल सकते हैं हम लोग। सो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? सिर्फ एक। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, if each orbital contain 3 electron then how many element is in fifth period sorry। अभी फिफ्थ पीरियड में नॉर्मली कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स, करेक्ट। अभी 18 एलिमेंट्स है मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का एक एक एलिमेंट बनता है। ये चीज़ हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बात किया था, करेक्ट। तो हर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भरने पे एक एक नया एलिमेंट बनता है। तो कितने सबशेल्स थे? 9 सबशेल्स थे, करेक्ट। 9 सबशेल्स थे। अभी हर 9 सबशेल्स में हम लोग 3-3 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, हर इलेक्ट्रॉन का एक नया एलिमेंट। तो 9 × 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 27 एलिमेंट्स बन गए, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का एक नया एलिमेंट है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत इजी है, थियोरी है बहुत अच्छे से। ये जेई का क्वेश्चन है, आप अच्छे से करना सोच के, ओके। The formation of oxide ion 2- from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step. The process of formation of O2- in gas phase is unfavorable even though O2- is isoelectronic with neon. It is due to fact that, ये क्वेश्चन ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया था। भले 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ऑक्सीजन फुलफिल्ड स्टेबिलिटी ले लेगा नियॉन का, फिर भी वो क्यों नहीं बनता? वो एंडोथर्मिक क्यों है वो रिएक्शन? बिकॉज ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स आने से बहुत रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शंस पढ़ते, O- हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम, नहीं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ आयन, नहीं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ये करेक्ट लग रहा है, करेक्ट। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भले स्टेबल है, बट रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वो आयन जो एटम है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। विच ऑफ द ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? सो ये अभी हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया है कि डाउनवर्ड्स बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज होता है एंड इस साइड एसिडिक ऑक्साइड। तो वैसे चेक करो एंड आप आंसर कर सकते हो बहुत इजीली, करेक्ट। द आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर बी, TL and in R, X, Y and Z respectively. Choose the correct relation between them. So ये बहुत इजी है, एक ही ग्रुप है, ग्रुप 13 का सब हम लोग को दे के रखा है, करेक्ट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउनवर्ड्स द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा बोरान का होगा, फिर इसका होगा एंड देन इंडियम का होगा, करेक्ट। तो बोल सकते हैं X, Y, Z। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोसेसेस इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मतलब जो एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब जो फेवरेबल है, करेक्ट। तो N में नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना फेवरेबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैसे ही हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना फेवरेबल है? हाँ ये फेवरेबल है थोड़ा बहुत। Mg+ को और Mg2+ करना फेवरेबल है? नहीं।
हीलियम को और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसका अनस्टेबल हो जाएगा पूरा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपको सब समझाओ, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझाओ आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको बोलूँगी। ओके।